बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। सभी विद्यार्थियों का मैं आशीष पाठक नेशनल इंटर कॉलेज तहसील फतेहपुर बाराबंकी से पुनः स्वागत करता हूं। आज की ये कक्षा भौतिक विज्ञान की द्वितीय कक्षा है और मैं ये आशा करता हूं कि प्रथम कक्षा में आपने बहुत अच्छे ढंग से वो सब समझ लिया होगा जिसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। आज हम पुनः प्रथम कक्षा को हमने जहां से विराम दिया था उसी को आगे की ओर ले चलेंगे, एक नए सोपान पर, कुछ नए बिंदुओं के साथ, कुछ नए शीर्षकों के साथ। आज की कक्षा में हम भौतिक विज्ञान से जुड़ते हैं, लेकिन उसके पूर्व मैं जल्दी से आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में किन किन विशेष बातों को जाना, सीखा, समझा। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने प्रथम कक्षा में यह जाना कि आवेश की संकल्पना क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने जो सबसे महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण शीर्षक से हम लोग परिचित हुए वो था कूलाम का नियम। कूलाम के नियम ने हमको दो स्थिर वैद्युत आवेशों के मध्य बल के बारे में जानकारी दी और हमने उसको विधिवत तरीके से समझ लिया। आज अब हम लोग उसी के आगे की कड़ी में चलते हैं और देखते हैं कि आज हमको कहां से अपनी बात को शुरू करनी है। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि आज हम बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत जानने के लिए इस कक्षा से जुड़ रहे हैं और इसके आगे भी कुछ बहुत रोचक, बहुत महत्वपूर्ण शीर्षक आज के दिन हम लोग जानेंगे, समझेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। विद्यार्थियों, कूलाम के नियम से हम दो स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच बल को तो जान गए, लेकिन अगर किसी निकाय में दो से अधिक आवेश हों तो उन आवेशों पर किस प्रकार से उनके बीच में बल लगेगा, इस बात को जानने के लिए हम बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण के सिद्धांत से परिचित होते हैं। तो सबसे पहले यह सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे सभी बलों का सदिश योग होता है, जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाए जाते हैं। किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। अब इसको हम इस तरीके से सहज भाषा में समझें कि किसी निकाय में अगर कई आवेश हैं, दो से अधिक आवेश हैं, और उनमें से किसी एक आवेश पर हमको अन्य आवेशों के कारण बल पता करना है, गणना करनी है, तो हम क्या करते हैं, अन्य आवेशों के द्वारा उस आवेश पर जो अलग अलग बल लगाया जाएगा उसकी गणना कर लेंगे। और बल सदिश राशि है, इसलिए इस प्रकार से जितने हमको बल प्राप्त होंगे उन सब का सदिश योग करने पर उस आवेश पर हमको बल प्राप्त हो जाएगा। यहां एक बात महत्वपूर्ण है जो हमने अंतिम पंक्ति में आपको बताई कि किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। तो इस अध्यारोपण के सिद्धांत को हम आगे देखते हैं, इसको गणितीय रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आपके सामने हम देख सकते हैं कि एक ये आवेश निकाय प्रदर्शित है जिसमें हमारे सम्मुख कुछ आवेश आपको दिखाए गए हैं। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, यहां पर हमारे पास ये Q1 आवेश है। ये आप देखें, ये Q1 आवेश है और Q1 आवेश आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहां पर आप देखें, ये Q2 आवेश है और यहां पर हमारे पास Q3 आवेश है। ये तीन आवेशों का एक निकाय है जो हम सबके समक्ष प्रदर्शित है। हमारे पास ये O बिंदु है और इस O बिंदु के सापेक्ष जो हमारा Q1 आवेश है इसका स्थित सदिश R1 है जो हमको यहां पे दिखाया गया है। इस O बिंदु के सापेक्ष आवेश Q2 का स्थिति सदिश R2 है जो हमको यहां दिखाया गया है। और इस
O बिंदु के सापेक्ष आवेश Q3 का जो स्थित सदिश है वो R3 है, जो हमको यहां प्रदर्शित किया गया है। अब विद्यार्थियों, हमने आवेश जहां स्थित हैं उन बिंदुओं के स्थित सदिश O के सापेक्ष जान लिए। अब Q2 और Q1 के मध्य जो दूरी है, ध्यान देंगे, Q2 आवेश और Q1 आवेश के मध्य जो दूरी है उसको हमने R12 से प्रदर्शित किया है, आप यहां देख सकते हैं। और Q2 से Q1 की ओर जो हमारे पास इकाई सदिश है वो R12 कैप है, आप यहां देख सकते हैं। हम जानते हैं इकाई सदिश को कैप युक्त निशान द्वारा व्यक्त करते हैं, तो R12 Q2 से Q1 की ओर इकाई सदिश है। इसी प्रकार से Q3 से Q1 के बीच की दूरी R13 है और Q3 से Q1 की ओर इकाई सदिश R13 कैप है। ये चीजें हो गई। अब हम सबसे पहले यहां देखेंगे कि Q2 और Q1 ये जो दो आवेश हैं इनके बीच एक बल लगेगा, क्योंकि कूलाम ने हमको ये बताया था कि दो स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच एक बल लगता है, और वो बल हमने यहां पर प्रदर्शित किया है F12 से। F12 वो बल है जो आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया जाता है। उसकी दिशा आपको यहां दिखाई गई है। वेक्टर F12 प्रदर्शित करता है उस बल को जो आवेश Q2 आवेश Q1 पर लगाता है। इसी प्रकार से आवेश Q3 द्वारा आवेश Q1 पर लगाया गया वैद्युत बल सदिश F13 के द्वारा यहां व्यक्त किया गया है। इसको आप देख सकते हैं। सदिश F13 व्यक्त करता है Q3 के द्वारा Q1 पर लगाए गए बल को, और इस प्रकार से ये जो दो बल हैं इनके परिणामी को, अर्थात जो हमारे पास आवेश Q1 पर लगने वाला बल F1 है, उसको इनका परिणामी यहां हमको बीच में दिखाया गया है। ये F1 सदिश व्यक्त करता है परिणामी बल को, जो F12 सदिश और सदिश F13 का परिणामी है। इस प्रकार से हमको यहां पर इस निकाय में आवेशों के बलों को दर्शाया गया है और बलों के परिणामी जो आते हैं उनको भी दर्शाया गया है। अब हम आपको यहां पर गणना के द्वारा समझाएंगे कि किस प्रकार से यहां पर हमको आवेश Q1 पर बल की गणना करनी है। तो सबसे पहले जो Q2 आवेश, जो हमारा Q2 आवेश है, Q2 आवेश द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, उसकी हम गणना करते हैं। Q2 आवेश द्वारा Q1 पर बल, इसको हमने सदिश F12 के द्वारा व्यक्त किया है, और यहां पर इसका जो हम कूलाम के नियम से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 कैप। ये हमारे पास सदिश रूप में हमने व्यक्त किया जो बल Q2 आवेश Q1 पर लगा रहा है। इसी प्रकार से हम यहां पर देखें, जो Q3 आवेश Q1 पर बल लगाएगा, Q3 आवेश द्वारा Q1 पर बल, यह है सदिश F13, और यह हमको प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन, अब देखें इनके बीच की दूरी है R13 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R13। इस प्रकार से हमने अलग अलग बल जान लिए जो Q2 और Q3 के द्वारा Q1 पर लगाए जा रहे हैं। अब अभी आपको अध्यारोपण के सिद्धांत के माध्यम से मैंने बताया कि हमको Q1 पर जो बल पता करना है वो इन दोनों बलों का सदिश योग होगा। तो आइए उसकी गणना करते हैं। तो हमारे पास Q1 पर बल कितना होगा, इसको हमने F1 सदिश से कहा, और ये F1 सदिश बराबर होगा सदिश F12 प्लस सदिश F13। अब आप देखेंगे जो हमारे पास सदिश F12 का मान था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13। ये हमारे पास, इसमें आप गणना की सहजता के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास जो हमको प्राप्त होगा ब्रैकेट के भीतर Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर
यूनिट वेक्टर r12 प्लस q1 q3 अपॉन r13 स्क्वायर यूनिट वेक्टर r13। इस प्रकार से ये बल F1 सदिश F1 द्वारा जो व्यक्त है ये Q1 पर लगने वाला बल है इस आवेश निकाय में, जिसको हमने प्रदर्शित अभी पीछे किया था। अगर मान लीजिए इसके स्थान पर हमारे पास ये आवेश निकाय जो हमने विद्यार्थियों देखा, इसमें 3 आवेश थे, Q1 Q2 Q3, और Q1 पर बल की गणना करने के लिए हमने Q2 और Q3 के द्वारा बल की गणना की और फिर उनको सदिश रूप में यहां पर आपको योग करके दिखाया। अगर मान लीजिए n आवेश हो उस निकाय में, n आवेश हो किसी निकाय में, जो आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 और इस तरीके से Qn हो, अगर ये n आवेशों का कोई निकाय हो और उसमें भी हमको गणना करने को कहा जाए कि ऐसे निकाय में जिसमें ये n आवेश हैं, Q1 पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, उसको भी हम F1 कहेंगे और उसकी गणना भी हम जब करेंगे तो इसी प्रकार से जो हमको प्राप्त होगा सदिश F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर r12 प्लस Q1 Q3 अपॉन r13 स्क्वायर यूनिट वेक्टर r13 प्लस Q1 Q4 अपॉन r14 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर r14, और इस तरीके से हमारे पास Q1 Qn अपॉन r1n का स्क्वायर यूनिट वेक्टर r1n। ये हमारे पास इस प्रकार से Q1 पर लगने वाला हमको बल प्राप्त होगा। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, आप देखें इसको हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल टू 2 to n, इसकी वैल्यू वेरी करेगी और यहां पर आ जाएगा QI अपॉन R1I स्क्वायर R1I कैप। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि I की वैल्यू 2 से n तक हमारी बदलती जाएगी और हमको ये प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम बहुल आवेशों के बीच बल की गणना कर सकते हैं। आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आपको ये गणना भी बहुत ध्यान से देखनी है कि हमको एक आवेश पर जब बल हम गणना कर रहे हों तो वो दूसरे आवेश के कारण प्रभावित नहीं होता है, उस पर लगने वाला बल। ये अध्यारोपण का सिद्धांत हमको विशेष रूप से बताता है। तो आइए इस बहुल आवेशों के बीच बल को जानने के बाद हम कुछ और जानते हैं। विद्यार्थियों, हम लोगों ने कूलाम के नियम के द्वारा दो आवेशों के बीच बल को पढ़ लिया, जान लिया, बहुल आवेशों के बीच बल को जान लिया। अब यहां पर आपके समक्ष में जो चर्चा करने जा रहा हूं वो थोड़ा सा आपको ध्यान देने के हैं, क्योंकि प्रकृति में जो मूल बल पाए जाते हैं 4, उनमें 2 महत्वपूर्ण मूल बल हैं, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। हम इनकी तुलना कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन दोनों बलों की तुलना की जा सकती है। तो सबसे पहली बात विद्यार्थियों, आपने ये देखा होगा कि जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। अर्थात वैद्युत बल में दोनों प्रकार के हम देखते हैं कि आकर्षण का भी बल कहीं लगता है, कहीं प्रतिकर्षण का भी लगता है। और आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि आकर्षण का बल विजातीय आवेशों के बीच लगता है, जबकि सजातीय आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण का बल लगता है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें, गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण प्रकृति का ही होता है, वो कभी भी प्रतिकर्षण नहीं हो सकता है। दूसरी बात, जो वैद्युत बल है, मैंने आपको जब कूलाम का नियम बताया था पिछली कक्षा में, तो उसमें हमने बताया था कि अगर हम आवेशों को निर्वात अथवा वायु से हटाकर किसी माध्यम में रख दें तो बल बदल जाता है, बल घट जाता है। अर्थात आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इसी प्रकार से एक और प्रमुख अंतर जो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वैद्युत बल जो है विद्यार्थियों, वो गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रबल बल है। अर्थात अगर हम किन्हीं दो
आवेशों के बीच वैद्युत बल की गणना करें और उन्हीं आवेशों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करें तो हम पाएंगे कि वैद्युत बल प्रबल बल है। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि अगर दो प्रोटॉन लिए जाए और दो प्रोटॉनों के बीच हम वैद्युत बल की गणना करें कूलाम के नियम से और फिर उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की हम गणना करें तो हमको प्राप्त होता है कि जो वैद्युत बल है वो 10 की पावर 36 10⁻36 गुना होता है किसकी तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। तो यह स्पष्ट हो गया कि वैद्युत बल प्रबल बल है किसकी अपेक्षा, गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा। तो ये आपने अंतर भी जान लिए होंगे। मुझे विश्वास है आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे। आपकी कॉपी आपका पेन बिल्कुल तैयार होगा और मेरे साथ आप कक्षा में एकदम सामने बैठ के पूरे मन से पढ़ रहे होंगे। तो आइए विद्यार्थियों इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब मैं चर्चा आपसे करने जा रहा हूं। आपने टॉपिक शीर्षक देखा है, सामने लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र। यह वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, हम सबसे पहले इसके बारे में जानें कि वैद्युत क्षेत्र है क्या। तो विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी आवेश के चारों ओर उसका एक ऐसा प्रभाव क्षेत्र होता है, अगर उसमें हम किसी दूसरे आवेश को लाएं तो वह उस पर एक बल का अनुभव करता है। और जो यह प्रभाव क्षेत्र है जिसमें किसी भी दूसरे आवेश को लाने पर वो बल का अनुभव करता है, यही वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बल का अनुभव क्यों करेगा, कूलाम के नियम के कारण। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करता है, वह प्रभाव क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और जैसे जैसे हम आवेश से दूर होते जाएंगे यह बल घटेगा। तो आगे हम बताएंगे किस तरीके से बल घटेगा, इसी कारण से क्षेत्र भी दुर्बल होगा। आपको इसके बारे में अभी पूरा विवेचना करके मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आवेश के समीप जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा और दूरी पर दुर्बल होगा। तो इसी वैद्युत क्षेत्र को अभी हम आगे बातें कंटिन्यू करते हैं। इसी में आगे पूर्ण चीजें आप देखें कि हमने आपको यह तो बता दिया कि किसी आवेश के समीप पाया जाने क्षेत्र वह प्रभाव क्षेत्र पर वो बल का अनुभव करता है, वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। लेकिन हम इसके बारे में थोड़ी और कि अगर हम ये कल्पना करें कि वैद्युत क्षेत्र जो हमने बताया है तो किसी वैद्युत आवेश लेकर के आए जिसको हम नाम दे परीक्षण आवेश का। देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कोई स्रोत आवेश कहेंगे, ये सोर्स चार्ज होगा, इसके कारण इसके चारों ओर एक प्रभाव क्षेत्र होगा जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। में आवेश लेकर के आते हैं जिसको हमने Q0 कहा है, इसको हम परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज आवेश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यही वो आवेश है जो इस Q आवेश के कारण, इसी वजह से इसको हमने टेस्ट चार्ज का नाम दिया है, इसको हमने परीक्षण आवेश का नाम दिया है। तो अगर परीक्षण आवेश Q0 को लेकर के आए और वो परीक्षण आवेश स्वयं पर F आप देखा F बल उसके ऊपर लगता हो तो F/Q0 को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कहा। कैपिटल ई सदिश से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई सदिश लगा है, इससे साबित हो गया, सिद्ध हो गया। और ये आप जान है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। एक और महत्वपूर्ण बात होता है। अब उसके पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे। आपने पर देख रहे क्षेत्र टेंड्स टू 0 सदिश F/Q0। यहां पर आपको एक चर्चा दिमाग में आ रही होगी, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा का उत्तर देता हूं कि ये लिमिट Q0 टेंड्स आ गया कि Q0 अत्यंत पूर्ण बिंदु है। किसी आवेश के चारों ओर उसका जो प्रभाव क्षेत्र है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और उसमें मान लीजिए Q आवेश है, उसके
कूलाम के नियम के कारण, और क्यू नॉट जो बल क्यू पर लगा सकता है क्यू नॉट के द्वारा क्यू पर लगाया गया बल उसको उसकी स्थिति से हटा दे, इस वजह से कि इन दोनों बहुत बल उपेक्षणीय हो और F अपॉन क्यू नॉट का मान सदैव नियत रहे, इस की स्थिति में परिवर्तन हो, केवल एक ही उपाय था कि क्यू नॉट को अत्यंत अल्प लिया जाए, बहुत छोटा हो के बराबर हो लेकिन शून्य ना हो, अर्थात बहुत कम मान होना चाहिए। परीक्षण आवेश का मान लगभग शून्य के बराबर हम लेते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे पास जो के द्वारा प्रदर्शित किया गया उसका मान लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 सदिश F अपॉन क्यू नॉट आया, बल की दिशा होती है। अब इसके आगे आपने एक चीज और देखा कि यहां पर हमने आपको बताया कि ये क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश है ये सदैव धनात्मक होगा, मान में छोटा होगा, ये स्पष्ट आपको हो गया। क्यों हो? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जानते हैं क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा F का मात्रक अपॉन Q का मात्रक। F बल है, बल का मात्रक न्यूटन, Q नॉट आवेश है, उसका मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन कूलाम, और इसका विमीय सूत्र होगा ml t टू द पावर -3 a टू द पावर -1। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की विमा द्रव्यमान में 1, लंबाई में 1, समय में -3 और विद्युत धारा में -1 है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को यह जरूर अब स्पष्ट हो गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, और वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है यह भी स्पष्ट हुआ होगा, और साथ ही साथ आपने यह भी समझ लिया होगा कि परीक्षण आवेश को अत्यंत अल्प क्यों होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या हो सकता है। तो आप देखें यहां पर मान लीजिए हमारे पास O बिंदु है, यहां पर Q आवेश रखा हुआ है, इस P बिंदु पर हमको इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इनके बीच की दूरी R है, OP इक्वल टू R है, और इसकी दिशा का अगर इकाई सदिश हम कहें तो वो R कैप है। अब हम यहां पर इसके कारण P बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो हम यहां पर कल्पना करते हैं कि परीक्षण आवेश क्यू नॉट को रखा गया है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर कैप होगा। ओ से पी की ओर का जो हमारा इकाई सदिश है वो आर कैप है। अब यहां क्यू नॉट को हम इधर की ओर लेकर के आते हैं, तो एफ सदिश अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर और सदिश R, ये हमारे पास आया। अभी मैंने आपको बताया है विद्यार्थियों की F अपॉन क्यू नॉट यही वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर के बराबर होता है। वेक्टर E जो कि वैद्युत क्षेत्र है इक्वल टू सदिश F अपॉन क्यू नॉट। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो हमको वैद्युत क्षेत्र प्राप्त हुआ E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर R, ये किसी आवेश Q के कारण उससे R दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का जो हमारे पास मान, और ये सदिश रूप में हमने व्यक्त किया है कि वैद्युत क्षेत्र है ये किसी आवेश Q के कारण उससे R दूरी पर, और इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा इस Q नॉट पर लगने वाले बल की दिशा होगी। अगर हमारा स्रोत आवेश धनात्मक है तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी दिशा O से P की ओर हो जाएगी। स्रोत आवेश अगर कहीं पर हमको ऐसा मिलता है कि ऋणात्मक है तो इसको आकर्षित करेगा। इस प्रकार से हम इसकी दिशा भी जान जाएंगे। तो आपने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र भी जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं एक और चीज, जब हमने वैद्युत क्षेत्र की बात की तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जानना भी बहुत आवश्यक है। जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र और पृथक धन आवेश चलता है वैद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। अर्थात निष्कोण का मतलब वो हमारे पास स्मूथ कर्व होना चाहिए। स्मूथ कर्व जिस पर धन आवेश चलता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, और ये क्षेत्र रेखाएं ही बताती हैं कि वैद्युत क्षेत्र प्रबल है अथवा दुर्बल। जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं
रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है, सघन होती है, घना होता है, वहां पर क्षेत्र प्रबल होता है। हम ये कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि धन आवेश का जो मार्ग होता है जो वैद्युत क्षेत्र में, वही हमको क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करता है। यहां पर कुछ आपके पास पैटर्न है प्रदर्शित जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक हमारे पास ये एकल धन आवेश है, ये एकल ऋण आवेश है। तो आप देख सकते हैं एकल धन आवेश के कारण जो हमको वैद्युत क्षेत्र रेखाएं मिलती हैं वो त्रिज्यता बहिर्मुखी मिलती हैं। सब तरफ आप देख रहे हैं ये त्रिज्यता बहिर्मुखी हमको क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, क्योंकि आप यहां से स्पष्ट देख सकते हैं इसके पास कोई भी धन आवेश आएगा वो इसको प्रतिकर्षित करेगा। एकल ऋण आवेश के कारण त्रिज्यता अंतर्मुखी बल रेखाएं हमको प्राप्त हो रही हैं। और इसी प्रकार से जो हमारे एक दो धन आवेश हैं इनके बीच स्पष्टता प्रतिकर्षण के कारण बल रेखाएं देखी जा सकती हैं, जबकि एक धन और एक ऋण आवेश के कारण जो हमको बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं, इनको हम क्षेत्र रेखाएं कहें तो ज्यादा उचित होगा। तो क्षेत्र रेखाएं हमको दिखाई दे रही हैं, वो दिखाई दे रही हैं कि ये धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है। आकर्षण की प्रकृति यहां दिखाई दे रही है। इस प्रकार से अलग अलग आवेशों के कारण क्षेत्र रेखाओं को हम यहां पर देख पा रहे हैं। विद्यार्थियों, आपको क्षेत्र रेखाओं के बारे में एक चीज और बता दूं, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि जहां पर वो काटेंगी वहां पर हमको दो दिशाएं मिलेंगी। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी जो हमारी क्षेत्र रेखा होती है उस पर खींची गई स्पर्श रेखा, उसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। इसलिए अगर ये काटेंगी तो उस बिंदु पर हमको दो दो दिशाएं मिलने लगेंगी, जो कि संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त जो हमारी क्षेत्र रेखाएं होती हैं एकल आवेश के कारण या तो अनंत से प्रारंभ होती हैं अथवा अनंत पर समाप्त होती हैं। सामान्यतः ये धनात्मक आवेश से शुरू होकर के ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। आवेश विहीन क्षेत्र में ये एक संतत वक्र बनाती है। इस प्रकार से क्षेत्र रेखाओं के गुण हमने जाने। एक आपके लिए गृह कार्य मैं देता हूं। इस प्रकार से हमने धन धन आवेश के कारण क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न देखा है। आप अगर दोनों ऋणावेश हो तो उनके बीच क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होगा इसका अभ्यास करेंगे घर पर। लेकिन ग्राफ पेपर पर जब आप क्षेत्र रेखाओं को बनाएंगे तो आपको पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप उस विषय को, और क्षेत्र रेखाओं को विधिवत तरीके से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से क्षेत्र रेखाओं को हम बना सकते हैं। इस प्रकार से विविध प्रकार की क्षेत्र रेखाओं को बनाने का अभ्यास आपको ग्राफ पेपर पर करना है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने आज को इस पूरे अध्याय को बहुत समझा होगा। लास्ट में एक चीज और कि जो हमने आज सीखा है, जो जाना है, उसके बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो विकसित किया गया दीक्षा ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन, उस पर आप जाकर के और अभ्यास की सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, उस पर अभ्यास की चीजें ढूंढ सकते हैं। दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को हम गूगल प्ले स्टोर से या iOS से डाउनलोड करें, आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई शंकाएं होती हैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जो वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं अपने संबंधित शिक्षक से आप जिज्ञासाएं दूर करिए। और ये सारे वीडियोस जो यहां आप देख रहे हैं इनको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग का यूट्यूब चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं। इस प्रकार से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहिए, स्वस्थ रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए, सतर्क रहते हुए ज्ञान प्राप्त करते रहिए और जुड़े रहिए हम लोगों से। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ इस प्रकार से संवाद करते हुए। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में पूरे उत्साह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।